एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIOS 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 24 जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे सोनिया मैम, जो इस सब्जेक्ट की टीचर है, और यहाँ पर आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया है कि बच्चों को काफी चीजें बुक्स में नहीं दी हुई है जहां से आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दिया हुआ है और अच्छे से आपको ये डाउट क्लियर किए गए हैं ना। देखिए आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है। ये वीडियो अभी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, तो इस वीडियो में आपको मैम जो है बहुत अच्छे से सभी आपके डाउट क्लियर करने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपके सभी चैप्टर्स की क्लासेस लेना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना होगा। प्ले स्टोर पर टाइप करना कोर्सर क्लासेस, ऐप को डाउनलोड करना है, और यहाँ से ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे ऐप ओपन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पेड कोर्स पे आएंगे, और यहाँ पर कम से कम फीस रखी गई है। इसी कोर्स का काफी चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर आपके बहुत कम चार्जेस हैं। जैसे केमिस्ट्री का कोर्स, तो अगर आपको केमिस्ट्री का लेना है, फिजिक्स का कोर्स लेना है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके सामने क्लासेस ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, जैसे जैसे मैम पढ़ाएंगी वैसे वैसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इजिली 100% पास हो जाएंगे। यस स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, कोर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जाने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है चैप्टर नंबर 24। 23 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने जनरल हाइड्रोकार्बन्स, उसके प्रिंसिपल, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत लेंथी चैप्टर था तो उसको फिनिश किया। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 24, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनता है। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें आप 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ोगे। वैसे तो बेसिकली 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले 23rd चैप्टर में भी बता दिया था। तो जिन बच्चों ने 23rd नहीं देखा होगा वो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करें, तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से समझ पाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनके अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, उनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्यों बताया? क्योंकि इनका मैं बार बार बोलूंगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उनके बारे में हम बार बार करके पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो मैं बात करूंगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और जब मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाले होते कौन है? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं आपके अल्केन्स। कौन होते हैं? अल्केन्स। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? अल्केन्स की बात करेंगे। अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? अल्कीन्स की या फिर अल्काइंस की, या फिर किसकी बात करेंगे? अल्काइंस की, अल्कीन्स की या फिर अल्काइंस की। अल्कीन और अल्काइंस क्या होते हैं? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समझ में आया? तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अल्कीन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो अल्केन्स के हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है अल्केन्स होते क्या है? कहते हैं अनसैचुरेटेड ये क्या होते हैं? सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे इसने बताया हुआ अल्केन्स होते हैं। कहते हैं अल्केन्स, सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन देख ले, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिर अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्केन्स के बारे में पहले ये बता दें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्ट करते हैं ये, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स बोला जाता है। पैरा का मतलब होता है लेस, कम रिएक्टिव वाले। ठीक है, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि इनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, तो पहला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ हैलोअल्कीन्स। सेकंड मेथड है आपका बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। थर्ड मेथड है अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से इनको प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अब आपकी बुक में डायरेक्ट रिएक्शंस लिखी हुई है और हमें रिएक्शंस ही करनी है। अब हम इतनी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं कि हमें रिएक्शन से डर नहीं लगता। तो सिंपल रिएक्शन है, जस्ट आधी से ज्यादा रिएक्शन तो आपने समझ रखी होगी, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? आपकी बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बात करेंगे आपके
इसकी अल्केन के प्रिपरेशन की बाय रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था हेलो अल्केन्स, हेलो का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, हेलो का मतलब क्या होता है आपका हेलोजेंस, यानी कि ग्रुप नंबर 17। किसकी बात करें, ग्रुप 17 की। हेलो अल्केन्स कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं, यानी कि ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन की बात करें, ग्रुप 17 यानी कि किसकी बात करें, हेलोजेंस की। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, क्लोरीन को थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो हम बेसिकली हेलोजन में रहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो फ्लोरीन भी इसका एक पार्ट है, पर फ्लोरीन क्या हम ज्यादा रिएक्शन नहीं कराते, साइज छोटा होता है, इसलिए हम कई बार फ्लोरीन क्या होता है सोलेबल भी हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन की बात नहीं करते, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ रहे हो, बहुत ईजी है। अब हेलो अल्केन्स को लिखते हैं, भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के साथ आपका हेलोजन ग्रुप लग जाता है, हेलोजन बेसिकली होता है क्या, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का एक एच रिमूव करके आप क्या करते हो, Cl, Br या I लगा देते हो, तो उसको हम उसका मीथेन क्लोरीन नहीं कहते या मीथेन ब्रोमीन नहीं कहते, उसका नाम हम आगे प्रोनाउंस करते हैं, क्या, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, इस तरह से, राइट। तो इसलिए हम इनको हेलो अल्केन्स कहते हैं, राइट। इन हेलो अल्केन से हमें अल्केन बनाना है, मतलब आपके साथ कोई मिथाइल ग्रुप है, उसके पास आपके साथ क्या है, हेलोजन लगा हुआ है, उससे आपको क्या बनाना है, इल्केन बनाना है। जैसे कि CH3 है, CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, आपको सबको पता है। C2H5 क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे कोई भी अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लें, अब उस मिथाइल ग्रुप के अंदर तो आपने क्या करना है, एक जिंक ले लेना है और HCl ले लेना है। जिंक और HCl की प्रेजेंस में जब किसी भी मिथाइल ग्रुप की रिएक्शन करवाई जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में। तो CH3 है तो किसमें कन्वर्ट होगा, एक H ले लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH4 में, जो कि क्या हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा। या फिर हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बना सकते हो, कैटालिस्ट डाल के। आपने कोई निकल या प्लेटिनियम, आपने कोई कैटालिस्ट डाल दिया, उससे भी आपका क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट का बेसिकली पहले बताया हो कि काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना, तो उससे भी क्या आपका हेलो अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसके कुछ रिएक्शन। जैसे कि ऐसे लिख दिया CH3Br, तो बहुत जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से मेरे साथ जो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि इसके अंदर हमने CH3Br, इसका क्या नाम है, ब्रोमोमिथाइल इसका नाम हो जाएगा। आपकी जो बुक में ये रिएक्शंस है उसमें कईयों की नेमिंग गलत लिखी हुई है, मतलब मिथाइल ग्रुप को उन्होंने इथाइल ग्रुप लिख रखा है, इथाइल को मिथाइल, ये वाला जो मैंने थोड़ा सा पार्ट देखा था। तो नेमिंग मैंने आपको सिखा रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग करो, बुक के अकॉर्डिंग मत जाना। तो अगर मैं इसके नाम बात करूं तो ये क्या, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमिथाइल ग्रुप है, तो ब्रोमोमिथाइल है। इसकी किसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, CH4, यानी कि क्या बन गया आपका, मीथेन बन जाएगा। बाकी हमारा जो HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या चाहिए, जो ये HCl है, इसका H हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन। हमें क्या बनाना था, हेलो अल्केन से हमने क्या बना लिया, मीथेन बना लिया, बस ये ध्यान में रखना। अगर आप क्या करोगे, कोई कैटालिटिक रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे Br की हमने मान लो Cl लगा दिया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, H2 ऐड कर दिया। क्यों, अब आप बोलोगे मैम H2 क्यों ऐड करो, H क्यों ऐड करो, जैसे यहाँ पे आपने भी HCl में H ऐड किया, यहाँ पे भी H2 ऐड किया, तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या कौन सी होती है, जिसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी, प्लेटिनियम नाम का एक कैटालिस्ट डाल दिया, उसका काम क्या है, कुछ भी काम नहीं है, उसका सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने का काम है। तो ये क्या करेगा, जो एक H है वो तो इसके साथ चला जाएगा और जो एक H है वो इसके साथ चला जाएगा, तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, CH4, जो कि क्या मीथेन बन जाएगा यहाँ पे। तो मैंने मीथेन यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अल्केन आ गया, और साथ में क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अलग हो जाएगा। हमें तो बेसिकली क्या करना है, हेलोजन को हटा के हमारा काम क्या है, हेलो अल्केन मतलब हेलोजन को हटा देना है, मतलब जो X ग्रुप लगा उसको रिमूव करके एक H उसके अंदर ऐड कर देना है, यही काम है। तो यहां से मैंने Cl को हटा दिया और एक H ऐड कर दिया, तो मीथेन प्लस HCl बन गया। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा रिडक्शन का पहली रिएक्शन कि आप कैसे यूज कर सकते हो, या तो जिंक डाल के यूज कर सकते हो या फिर आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको यूज कर सकते हो, मतलब रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन हमारा फर्स्ट मेथड है। इसी में हमारा सेकंड मेथड क्या है, इसी के अंदर बी क्या है हमारा, जैसे कि है यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, जब आपका कोई भी इथाइल ग्रुप के साथ, आर ग्रुप के साथ, बेसिकली जब कोई भी आपका आर ग्रुप के साथ
देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है आपका RMGX। अब R यहाँ पे क्या है आपका, R ग्रुप आपका कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसा ग्रुप हो सकता है। R क्या हो सकता है, कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है। साथ में क्या आएगा इसके Mg, मतलब मेटल आना चाहिए। कोई भी अगर आप कोई भी मिथाइल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हो, या फिर मैं कहूँ कोई भी अगर आप अल्काइल ग्रुप की, बेसिकली अल्काइल बोलूं क्योंकि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है, उसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ, मतलब कोई भी हेलोजन के साथ, मतलब RX की अगर मैं रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ डाईईथर विद मैग्नीशियम, मतलब मेटल के साथ, मेटल कोई भी ले सकते हो, विद मैग्नीशियम, तो हमें क्या मिलता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, RMGX के फॉर्म में होता है। R आपका कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। Mg क्या है, यहाँ पे मेटल है, Mg ही लेना है, सोडियम वगैरह मत ले जाना, तो Mg ही लेना है। X के यहाँ पे कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कहते हैं जैसे आपने क्या ले लिया, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे इथाइल, ये क्या लगा हुआ इथाइल, ये क्या लगा ब्रोमीन। तो इसका नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो वो मुझे बताएंगे इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ प्लस इथाइल ब्रोमाइड लगा हुआ है यहाँ पे, या ब्रोमोइथेन होगा इसका नाम, खुद आप बताओगे। ब्रोमोइथाइल होगा, वो आपको नाम नेमिंग करनी है इसकी। प्लस इसके साथ क्या Mg के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा होता क्या है C2H5Mg और साथ में Br, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, सारे ऐड हो जाते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऐड हो जाते हैं, और ये क्या बन जाता है आपका, ये क्या बन जाता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। यहाँ पे क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या है आपका एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। डाईईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसका यूज किया जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में, बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स है, ईथर्स है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका वहां पे बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे ना मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, हाइड्रोकार्बन्स है, इनको बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड का यूज करते हैं। अब इसके अंदर से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या करता है आपका, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसके साथ रिएक्ट करा के क्या बना देता है, अल्केन्स बना देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब है, जैसे मैंने कि क्या बताया आपको, अल्कोहल हो, आपका ईथर हो, ये जितने भी ग्रुप होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, H हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करता है, इस ग्रुप में से हाइड्रोजन को हटा देता है, ग्रुप में हाइड्रोजन को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है इजिली, उसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करवा के, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अल्केन बना देता है। दोबारा से बात समझाती हूं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत सारे कंपाउंड हमारे फॉर्मेशन करता है। करता कैसे है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है किसी के अंदर भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन क्या हो जाए, इजिली रिमूव हो पाए, इजिली रिप्लेस हो पाए, उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, उस एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा वहां से, और क्या बना देगा, रिप्लेस कर देगा, और क्या बना देगा, आपका अल्केन बना देगा। ठीक है, और एक्टिव हाइड्रोजन कहां कहां मिलेगा आपको, अल्कोहल में मिल सकता है, वाटर्स में मिल सकता है, या फिर एसिड में मिल सकता है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, प्रोपेनॉल ले सकते हो, ब्यूटेनॉल, जो भी आपका मन करे वो अल्कोहल ग्रुप ले लीजिए आप। ठीक है, उसकी क्या करवाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओ। जैसे यहाँ पे इसने क्या ले लिया, C2H5Mg Br था, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था। अब यहाँ पे इसने क्या ले लिया, CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की यानी कि एक तरह से समझ लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी अल्कोहल के साथ। OH क्या है आपका, अल्कोहल ग्रुप है। अब क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अब जब इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, अगर समझ नहीं आया तो आपको इस तरह से बना सकते हैं, 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन लगे हो, 5, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4 5। तो कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, तो पहले तो क्या है इथ, और क्या आ जाएगा इथेन, पर क्योंकि इसके साथ एक के साथ क्या लगा OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथेनॉल। क्लियर हो, तो इसके नाम इथेनॉल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा। तो क्या करेगा, बेसिकली इस ग्रिग्नार्ड जो
अल्कोहल, वाटर, एसिड डालोगे ना, उसका एच रिमूव कर देगा, उसका एच रिमूव कर देगा तो क्या बन जाएगा, उसका एच यहाँ पे रिमूव कर देगा तो क्या बन जाएगा, इसका एच रिमूव करके एक तो बन जाएगा आपका मीथेन। क्या करेगा, इस एच को रिमूव करके, इस एच को रिमूव करके इस CH3 के साथ जोड़ देगा। क्या करेगा, इस एच को रिमूव करके CH3 के साथ जोड़ देगा। तो CH3 से क्या बन गया, इथाइल से मिथाइल से क्या बन गया, अल्केन बन गया। क्या कैसे बना, मिथाइल था CH3, एक H और ऐड कर देंगे, क्या बन गया, मीथेन। समझो बात को, ध्यान से इस बात को दोबारा समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 CH4 हो, उसके अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, तो हमारे पास CH3 बनते हैं मिथाइल ग्रुप, राइट। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मिथाइल ग्रुप है, उसके अंदर मैं क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए मेरा C2H5 है, उसके अंदर अगर मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, मेरा क्या बन जाएगा, C2H6, यानी कि क्या बन जाएगा, इथाइल, इथेन बन जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे पास, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, इसके साथ हमने अल्कोहल ले लिया, कौन सा अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया। उस इथेनॉल में से इस H को हटा दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी कि क्या करेगा, H को इजीली रिप्लेस कर देगा। अब ये H रिप्लेस करके कहा जाएगा इस CH3 के पास, क्योंकि इसको क्या बनना है, CH4। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH4, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा मीथेन प्लस आपका अदर कंपाउंड यहाँ पे एक्स्ट्रा में सारा एज इट इज। तो क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आपका ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्शन कराता है पानी के साथ, तो क्या करेगा, H2O बेसिकली होता है क्या है, OH और H होता है, यही होता है। तो ये H क्या करेगा, यहां से उठ जाएगा और उठ के किसके पास चला जाएगा, इस C2H5 के पास। तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, बाकी का कंपाउंड आपका यहां आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसे यही कहा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करता है, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो अल्केन बनाता है। क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास होते हैं, अल्कोहल के पास, वाटर के साथ या एसिड के साथ। अब कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दीजिए, वहां पे वो क्या करेगा, H अपने पास ले जाएगा और बाकी का कंपाउंड बाहर निकाल देगा। यहां तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, वुड्स रिएक्शन नाम से आती है, वुड्स रिएक्शन नेम से आती है। व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, राइट द वुड्स रिएक्शन, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन लिखो, या कहेंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हाट यू फाउंड, या व्हाट यू मेड, व्हाट प्रोडक्ट इज मेड। तो इस तरह से इनको नेम से ही लर्न करना है आपने। उसके बाद वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है आपका, वुड्स रिएक्शन में जो सोडियम है वो क्या होता है, दो सेम ग्रुप से मिलके लगा होता है, मतलब यहाँ पे दो सेम ग्रुप लगे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इस सेम ग्रुप को CH3 को कंबाइन कर देगा और बाकी का ये NaBr यहां से लेके चला जाएगा। मतलब जो सोडियम है वो आपके हैलोजन को लेके यहां से चला जाएगा और बाकी क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप एज इट इज छोड़ देगा। तो देखो वुड्स रिएक्शन में होगा क्या, वुड्स रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर और हाई अल्केन बना देगा। वुड्स रिएक्शन में क्या करेगा, जो सोडियम है आपका वो आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, अभी बताया था ना, अल्काइल जिसके साथ ब्रोमीन वगैरह जैसे ये लगे अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये Br को तो ले जाएगा, रिएक्ट करके क्या हैलोजन को तो ले जाएगा और अल्केन बना देगा। अल्केन यानी कि हाई अल्केन, जैसे यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था, इन दोनों को कंबाइन कर देगा, क्या बन गया, CH3 बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, 2NaBr। नेमिंग कर दो, नेमिंग करोगे क्या बना बनेगा, 2 कार्बन इथेन बन जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन है। सिमिलरली समझ आया। तो ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन। इसमें क्या किया हमने कि हम रिडक्शन करवा के, हम किस तरह से हेलो अल्केन की रिडक्शन करवा के, कैसे हम रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जहां भी आप देखोगे हर रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ मिलेगा, हर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता हुआ मिलेगा, हर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि रिडक्शन से इस तरह से हम अल्केन को यूज कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो बहुत बच्चों को पता होगी, मैंने पहले भी बताई है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप अल्केन कैसे बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अल्काइन होता है हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से अगर आप ये हाइड्रोजन
क्या कर दोगे, एक बॉन्ड कम कर दोगे तो अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन में से एक और बॉन्ड कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास अल्कीन है, अगर आपके पास क्या है, अल्कीन है, इसको अगर आपने क्या करना है, अल्केन में से अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो आपका अल्कीन क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा अल्कीन। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर क्या करना है, यहाँ पे CH3 और CH3 लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड को खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, CH2, यही रिएक्शन लिख रखी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई है, निकल और प्लेटिनियम की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई है। मैम ये निकल और प्लेटिनियम तो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमने आपके कैटालिस्ट वाला देखा हुआ है पार्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, इसका काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, तो हमने चाहा ये रिएक्शन फटाफट से हो जाए, इसलिए हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर निकल और प्लेटिनियम डाल दिया। तो निकल और प्लेटिनियम की रिएक्शन में इतने टेम्परेचर पे, 573 टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, और डबल बॉन्ड टूट के आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड आता है तो ये क्या बन जाता है, आपका अल्केन। क्या बन जाएगा, ये इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। और सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड ले लो, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करने पड़ेंगे, राइट। अगर सिंगल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो अल्कीन में बदलेगा, सिंगल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो अल्कीन में बदलेगा, क्योंकि अल्काइन जा रहे हो ना। अल्काइन से क्या आएगा, अल्कीन। अल्कीन से क्या आएगा, अल्केन। यही आएगा ना, अल्काइन से आएगा आपका क्या, अल्काइन से आएगा आपका अल्कीन, अल्कीन से आएगा आपका अल्केन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा। समझ में आया क्या बता रही हूं मैं ये बता रही थी, अगर आपके पास क्या है, अल्काइन से आपने क्या करना है, अल्कीन में जाना है, अल्कीन में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। अल्कीन से आपको क्या करना है, अल्केन के अंदर जाना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट यहां से यहां जाओगे तो मैं क्या कर दूं कि 2 हाइड्रोजन मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली H2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन H2 ऐड होता है ना, एक डबल बॉन्ड टूटता है तो एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास जाता है, तो यहाँ मैं 2H2 की बात करें तो 2H2 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए निकल और प्लेटिनियम की केस में, तो वापस से बन गया, क्या बन गया, आपका इथेन बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन कैसे लिखी हुई है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है इस तरह से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो ये 2 बॉन्ड क्या जाएंगे, हट जाएंगे। 2 बॉन्ड हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH और CH, 2 हाइड्रोजन आए तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, आपका इथेन बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज किया, ऐसे रिएक्शन का यूज किया जाता है आपका वेजिटेबल घी को एडिबल ऑयल से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आया, बहुत इजी सी रिएक्शन थी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ना तो आपको बहुत इजी समझ भी आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। रिडक्शन से कर लिया हमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से रिएक्शन करेंगे। तो आपको अगर पीछे वाला चैप्टर याद हो, आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप करवाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। अल्कोहल हमारा क्या था, OH, एल्डिहाइड क्या था, CHO, और कीटोन क्या था, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वो हमारा क्या था, कीटोन था, राइट। तो अब हमने क्या करना है, ROH, R का मैंने पहले भी मतलब बता दिया, आपका R CH3 भी हो सकता है, CH2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH3 CH2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी आप इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ले लो। किसी भी R ग्रुप के साथ अगर आप अल्कोहल लेते हो उसकी आपको क्या करनी है, आयोडीन हाइड्रोजन HI के साथ क्या करना है, रिएक्शन करवानी है। क्या क्या चाहिए, रेड फॉस्फोरस चाहिए आपको पता है फॉस्फोरस है वो 2 कलर का होता है, एक व्हाइट और एक रेड, तो आपको येलो या व्हाइट जो भी है, मतलब एक रेड होता है और एक दूसरा कलर होता है। तो रेड फॉस्फोरस के साथ जब आपकी इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RH ग्रुप अलग हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, I2 + H2O। RH ग्रुप का मतलब होने का मतलब है वो अल्कोहल का एक H लेके अपने अंदर ऐड कर देगा, जैसे इसने किया था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ किया था इसने, अल्कोहल का एक H अपने अंदर ऐड कर देगा तो क्या बन गया था, इथेन बन गया था। सिमिलरली सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी, अल्कोहल का ये इथाइल ग्रुप में से क्या करेगा, एक H ऐड कर देगा, एक H ऐड अल्काइल ग्रुप में करते तो हम क्या बन जाते हैं, अल्केन बन जाते हैं, तो यहाँ पे अल्केन बन जाएगा, प्लस रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा।
हमेशा क्या निकलेगा, I2 प्लस H2O निकलेगा, मतलब आयोडीन निकल जाएगा I2 की फॉर्म में और पानी निकल जाएगा। सिमिलरली अगर रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, इसमें क्या ले लिया 4I, वही रेड फॉस्फोरस पर सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH3, क्लियर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2I2 प्लस H2O बन जाएगा। सिमिलर इसके साथ रिएक्शन, डिट्टो सेम रिएक्शन चलती आ रही है, यहाँ पे भी अल्केन बन जाएगा और 2I2 प्लस H2O निकल जाएगा। समझ में आया, सेम, मतलब इन सबके साथ क्या हुआ, बेसिकली अल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सेम रिएक्शन यहाँ पे करी हुई है, अल्काइल ग्रुप थे, यहाँ अल्काइल ग्रुप थे, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसमें भी अल्काइल ग्रुप था एक, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसमें भी अल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन ऐड हो गया। सिमिलरली बस वहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन लगे हुए हैं, ठीक है। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेंगे, H2 और I2 निकाल देंगे और बाकी क्या करेंगे, एक H ऐड होके इसके अंदर क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। समझ में आया, सिंपल सी रिएक्शन कर सकते हो। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम या तो हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, या रिडक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, या कोबल्स इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ क्या कर दिया, RCOO, फिर वही बता रही हूँ, RCOO Na ले लिया, यहाँ पे इससे क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो बेसिकली ये क्या करेगा, 2 Na क्या ले जाएगा, अपने साथ ले लेगा और CO3 बना देगा, मतलब ये बेसिकली क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा, तो रिमेनिंग क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RH। R आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, किसके प्रेजेंस में करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, जब इसको हीट किया जाएगा तो वही देखो ये बना हुआ है RH, Na2CO3 बन जाएगा, सिमिलर रिएक्शन है। अब जब रिडक्शन करवाएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर रिडक्शन करवा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर रिडक्शन करवा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहां से क्या कर देगा, हटा देगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूवल होना, तो यहाँ पे क्या करें, ये ऑक्सीजन हट रहे हैं, ये ऑक्सीजन भाग जाएंगे, तो प्रोडक्ट में देखो कहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, तो RCH3, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया, प्लस आपका क्या गया, I2 निकल गया, प्लस H2O निकल गया। क्लियर हो। उसके बाद कोबाल इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम, सेम RCNO इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं, इसकी क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो एक पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो, एक नेगेटिव में, और हमें अच्छे से पता है सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और Na क्या होता है आपका, Na पॉजिटिव पार्ट में, और रिमेनिंग पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOO Na। तो मतलब ये है क्या, सोडियम साल्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें से आपका क्या होता है, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पहले भी बताया क्यों करवाते हैं, क्योंकि रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। तो जब ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपके पास इसमें बताया हुआ है कि कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, एक कैथोड डाल देते हैं, एक एनोड डाल देते हैं, कैथोड पे रिएक्शन होती है और एनोड पे रिएक्शन होती है। एनोड के पास क्या होता है, कौन कौन सी एनोड पे रिएक्शन होगी, नेगेटिव आयन एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव आयन क्या था, RCOO Na, तो यहाँ पे क्या था, RCOO Na, ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन, यानी इसके एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा आगे, मतलब एक बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है वो किससे बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, मतलब दो फ्री रेडिकल से बना होता है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करते ये क्या किसमें आ जाएगा, R डॉट में टूट जाएगा, प्लस CO2 अलग हो जाएगा, फिर जो ये R डॉट होगा ये किसमें हो जाएगा, R डॉट प्लस R डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक फ्री रेडिकल, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, R और R में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना देंगे, 2 फ्री रेडिकल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, शेयर करके क्या बन जाएंगे, R और R बना लेंगे। अब आप बोलोगे मैम शेयर कर सकते तो यहीं पे शेयर कर लेते, यहीं पे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑक्सीजन को वहां से हटाना था, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना था तो हमने CO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया और R और R का ग्रुप बन गया, यानी कि CH3 बन गया, CH3 बनेगा तो यानी कि आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिथाइल बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, सॉरी इथेन बन जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, यानी कि अल्केन बन गया। क्लियर हुआ, यहां तक समझ आई। देखो तो इसे लिखो, दस इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट से कहते हैं जब क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो देखो सोडियम इथेनेट ले लिया, रिएक्शन करवा दिया, नोड पे क्या बन गया, इथेन बन गया। और इसने पूरा इथेन का प्रोसेस बता दिया कि नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, एनोड के ऊपर जाएगा, पॉजिटिव आयन कैथोड के ऊपर जाएगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इतना तो बेसिक आप समझ ही गए होंगे अब तक कि एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉरी नेगेटिव चार्ज है,
एनोड के ऊपर पॉजिटिव है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के पास Na चला जाएगा, उससे हमें मतलब ही नहीं है, जाने दो Na को, हमें सिर्फ एनोड से मतलब है। नेगेटिव पार्ट एनोड पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा और CH3 में इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कि अल्केन को हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने पढ़ ली एल्केन की प्रिपरेशन। अब हमने पढ़नी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेट, कौन से स्टेट में होते हैं, कौन से कार्बन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी फिजिकल स्टेट की, मतलब ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, या फिर देखने में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं, कैसे होते हैं ये। तो अगर मैं इनकी पहले इसकी बात करूं तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं, फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट है, यानी कि देख के क्या क्या बता सकते हो आप, देखने से कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अल्केन कैसे होते हैं आपके, कलरलेस होते हैं। प्लस इसके क्या होते हैं, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब इनके अंदर कोई भी स्मेल आपको देखने को नहीं मिलती। कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। कहां की बात कर रही हूं, अलग अलग कार्बन की मैं बात करूंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको बताइए, बता चुके हूं पहले भी कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा क्या बताया, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है। वीक वंडरवाल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स है, जो कार्बन कार्बन दो एटम आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जो फोर्सेज एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, वो क्या होती है, वीक होती है। उसी को हम वीक वंडरवाल फोर्सेज कहते हैं। ये जितनी ज्यादा वीक होगी एटम को तोड़ना उतना ही आसान होगा, और जितनी ज्यादा वीक होगी तो एटम इतने ही दूर दूर रहेंगे। तो इसलिए वीक वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से C1 to C4 अगर अल्कीन की बात करूं तो वो आपके गैसेस स्टेट में मिलते हैं। कौन से स्टेट में मिलते हैं, गैसेस स्टेट में मिलते हैं। और अगर मैं C5 से क्या बात करूं, किसकी बात करूं, C17 तक की, तो ये आपके लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। और अदर जो हाई अल्कीन है C17 से ग्रेटर, C17 टू अप टू मोर जितने भी हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे वीक अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, ये तो हमें पता है कि जिसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट C5 टू C17 ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया। देखो अब कार्बन की चेन क्या होती है, लंबी होती जा रही है, 5 6 7 8 9 10। अब एक कार्बन का मॉलिक्यूल मान लीजिए कि एक इथेन है, दो कार्बन की चैन यहाँ है, दो कार्बन की चैन यहाँ है, इनके बीच में भी इतनी अट्रैक्शन हो नहीं पा रही, इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। अब एक 10 कार्बन की चैन है, ये इधर 10 कार्बन की चैन है, तो इनके पास साथी ज्यादा हो गए तो फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ग्रुप बल्कि होता जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले वालों से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, पहले वाले से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होती है, फोर्सेस बिल्कुल वीक, हाई एंड हाई, तो इससे ज्यादा गैसेस से ज्यादा अगर फोर्सेस अगर 5 कार्बन 6 कार्बन 10 कार्बन 12 कार्बन 15 कार्बन की ऐसे चैन होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर 17 18 20 25 50 कार्बन हो जाएंगे तो फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही आपका लिखा हुआ है, हाँ, ये C5 टू C7 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि साइज बढ़ता रहता है। और उसके बाद 17 कार्बन से आगे जो हाई अल्केन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनको भी देख लेते हैं। तो यहां तक इसका लो स्क्रीनशॉट। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की अभी तक हमने क्या देखा, फिजिकल स्टेट देखा। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम फिजिकल स्टेट देख चुके हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होती है, ये सब हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। तो क्या अल्केन की डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे, जब हम एक कार्बन होता है उसको डबल कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की ज्वाइन करते हैं तो उनका जो मोलिकुलर वेट है वो बढ़ता जाता है। मोलिकुलर वेट का इंक्रीज होने का क्या मतलब है, देखिए पहले क्या था, हमारे पास एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, कार्बन बढ़ता गया, 2 कार्बन आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 3 कार्बन आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 4 कार्बन आ गए, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। पर इसके साथ साथ हमारे हाइड्रोजन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे जो हाइड्रोजन है वो भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो इनका मोलिकुलर वेट तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, कैसे मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे C का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा 16। ठीक है। अब
इसकी बात करें, 2 कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2 24, और हाइड्रोजन कितने 6, तो कितने प्लस कितना हो जाएगा 6, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 30 एंड सोन। तो इस तरह से क्या होगा आपका, जब आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात करेंगे तो इनका जो मोलिकुलर वेट है वो बढ़ता जाएगा। मोलिकुलर वेट बढ़ने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या करती जाती है, इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम का रेशो। अब इसका मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। मास ज्यादा बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट, इसका मतलब मास ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसकी मैक्सिमम डेंसिटी की बात कर सकते हैं। ये तो हमने बता दिया कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कार्बन की जो चेन है लंबी होती जाएगी और जो इसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं मैक्सिमम डेंसिटी की बात करूं तो मैक्सिमम कितनी डेंसिटी तक ये शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम जो अल्केन की डेंसिटी है, डेंसिटी को रो से लिखते हैं, आप चाहे तो इसको डी से भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम जो अल्केन की डेंसिटी देखी गई है वो कितनी देखी गई, 0.89 सेंटीमीटर क्यूब पर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास बाय वो होती है ना आपकी वॉल्यूम, तो मास को मैंने ग्राम में ले लिया, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और डेंसिटी को मैंने वॉल्यूम को किस में ले लिया, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अल्केन की डेंसिटी होती है वो 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है हम किससे कंपैरिजन करते हैं, वाटर से कंपैरिजन करते हैं। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी मैक्सिमम अल्केन की जो डेंसिटी देखी है वो कितनी देखी गई है, 0.89 देखी गई है। अब जो इतने, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो अल्केन होते हैं वाटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए जो अल्केन होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, घुल नहीं पाते वाटर में। जैसे कि आपका ऑयल, आपका तेल है, तेल को अगर पानी के अंदर डालोगे तो अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डिजोल्व हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, पर तेल की डेंसिटी क्या है, कम है, इसलिए वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अल्केन है वो हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसीलिए जो आपके क्या है, जो अल्केन है पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि ऑयल इसका एक एग्जांपल हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे समझ आ गया। तो वही लिखा हुआ है क्या आपका, की डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है मोलिकुलर मास के साथ, वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, अल्केन के होते हैं लाइटर होते हैं वाटर से, इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 0.89 सेंटीमीटर पर क्यूब हो गया। ठीक है, क्लियर हो, वही बात लिखी हुई, इसके एग्जाम्पल आप ऑयल को भी इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपका क्या अल्केन की चैन बढ़ती रहती है। मतलब कि जैसे हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात करते हैं तो जैसे जैसे आपका मीथेन इसकी चैन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकी चैन बढ़ती जाएगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे कार्बन की मूव करते रहोगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अभी तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कार्बन 1 से कार्बन 2, कार्बन 2 से कार्बन 3, ऐसे एंड सोन, इस तरह से जा रहे हैं, तो इनका मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है। मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो आपका ये चैन है, या आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन है, ये क्या साइज में बढ़ते बढ़ते बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो इनका सरफेस एरिया भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ब्रांच चैन की, तो अगर इससे पहले आपको आइसोमेरिज्म अगर याद हो, इससे पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक करवाया था आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़े थे। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एन चेन होती है हमारे पास, मतलब जैसे पेंटेन है उसके एक लॉन्ग चैन बन जाती है इस तरह से। जैसे पेंटेन है, मान लीजिए पेंटेन है, तो एक पेंटेन की इस तरह से चैन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चैन बन जाएगी। एक पेंटेन को आप इस तरह से बना सकते हो, ब्रांच चैन एक यहाँ लगा दिया। एक पेंटेन को आप कैसे बना सकते हो, इस तरह से पेंटेन बना सकते हो कि यहाँ पे भी कार्बन लगा दिया, यहाँ पे भी कार्बन लगा दिया, मतलब ये कुछ इस तरह का स्फीयर स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब जिसको हम नियो बोलते हैं, इसको हमने आइसो बोला था, इसको हमने क्या बोला था, एन पेंटेन बोला था। तो अगर आपने पहले वाला चैप्टर देखा तो आपको अच्छे से याद होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमेरिज्म हमने देखे थे। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि स्ट्रेट चैन से अगर आप नियो पेंटेन या आप बात करो एन पेंटेन की, सॉरी एन पेंटेन, हाँ आइसोपेंटेन की, या तो आप बात करो आइसो की या आप बात करो नियो की, मतलब जहां आपका ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, जहां आपकी ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी वहां पे सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। ये हमें पता है, अच्छे से पता है हमें, क्योंकि देखो अगर हम स्ट्रेट चैन की बात करते हैं, स्ट्रेट चैन कैसे होती है हमारी, मान लीजिए स्ट्रेट चैन है कार्बन की, ये भी क्या कार्बन की स्ट्रेट चैन, तो इनका सरफेस एरिया आपस के कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, ज्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
पर जब हम स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर की बात करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, मान लीजिए ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, तो ये टच करे तो कितना पार्ट इसका टच हो रहा है, पूरा स्फीयर तो टच नहीं हो रहा, सिर्फ इसके क्या है, आगे आगे का फेस टच हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट टच हो रहा है। तो जब ब्रांच चेन की बात करेंगे, तो जब हम ब्रांच करते हैं, जैसे हमने क्या बनाया, आइसो बनाया, या फिर हमने क्या बनाया, नियो बनाया, तो नियो में ऑलमोस्ट स्फीयर बन जाता है। तो यहाँ पे स्फीयर की वजह से जो इसका सरफेस एरिया वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास आपका जो ब्रांच चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ में, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना कम सरफेस एरिया उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर हम नियो या आइसोपेंटेन जैसे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जहां पे जो आइसोमेरिज्म है वो ब्रांच हो जाते हैं, ब्रांच की फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब एक स्फीयर टाइप की फॉर्म में बनने लगते हैं, तो वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वही लिखा है, विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, पर क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप ब्रांचिंग चेन की बात करते हो तो वहां पे सरफेस एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे मैंने आपको एक स्फीयर का एग्जांपल बताया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। नीचे का साइन डिक्रीज को बताता है, ऊपर वाला साइन इंक्रीज को बता रहा है। अभी तक आप इतना तो सीख ही गए होगे। तो अगर मैं आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन की बात करूं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। वो मैंने सारा आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कम होता है, अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट की। तो आप सोच रहे हो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता ही हुआ, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे अभी हमने बोला कि अगर आपका कार्बन की चेन बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो आप सोचोगे जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है, बट रेगुलर वेरिएशन नहीं देखने को मिलता मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास में ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज आता है। तो वही क्या लिखा हुआ उसने, जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट जैसे जैसे आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बट देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट। रेगुलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलती मेल्टिंग पॉइंट के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके जो एटम्स होते हैं, जो आपके कार्बन एटम है, उनके कैसी चेन है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। साइज और शेप के साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे, कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो उसको किस तरह से अरेंज किया गया है। मतलब जो मॉलिक्यूल की लैटिस अरेंजमेंट है उसमें मॉलिक्यूल है दो कार्बन की चेन ही, पर उनकी अरेंजमेंट कैसे है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये दो कार्बन है, मान लीजिए ये दो कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है, जैसे मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे ये दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, मतलब एक कुछ इस तरह की लैटिस की अरेंजमेंट है। और एक लैटिस की, ये भी दो कार्बन ही है, यहाँ पे भी दो कार्बन है। अब एक लैटिस की अरेंजमेंट क्या है, ऐसी है दोनों ही थे, मान लीजिए ये भी थे है और मान लीजिए ये भी थे है। इसमें जो लैटिस अरेंजमेंट है दोनों में फर्क है। इसकी जो एटम्स है वो एटम के थोड़े पास पास है, मतलब जो लैटिस का स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड है, और यहाँ पे जो लैटिस है उसका अरेंजमेंट जो पैकिंग है वो थोड़ी लूज है, मतलब जो लैटिस है वो थोड़ा लूजली पैक्ड है। इसीलिए इनके क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका डिपेंड करता है आपके लैटिस की अरेंजमेंट पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होता जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, क्योंकि जो लैटिस है उसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका डिपेंड किस पे करेगा, तो आपका इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो उसके अंदर एटम्स है उसकी अरेंजमेंट किस तरह से की हुई है। क्लियर, समझ में आया? होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी के लिए तो आपने स्टार्टिंग से 10th 11th क्लास में भी रूल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि मतलब लाइक एक जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो अभी हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी की, इससे पहले ही 2 मिनट पहले जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मैंने बताया था अल्केन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो मैंने क्या कहा, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो यानी पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो इसका मतलब कि जो आपके अल्कीन्स है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर जैसे कि ईथर हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, इसके अंदर अल्केन क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर क्या आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या पानी के अंदर अल्केन डिसॉल्व होंगे, नहीं डिसॉल्व होंगे। ये हमने अभी भी देखा था, जब मैंने आपको शायद डेंसिटी की बात बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको वहां पे एग्जांपल बताया था घी और तेल का, ऑयल क्या आता है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, या फिर मैं कहूं कि जो पानी है कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, और अल्केन कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए वो क्या करता है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं
नहीं होता। तो ये किसकी बात की हमने, सोलेबिलिटी की। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने अभी तक क्या देख लिया, अल्केन की प्रिपरेशन देख ली और फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन का मतलब क्या होता है कि हम किसी की अल्केन को कितना फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। मतलब एक अल्केन ले लिया हमने, उसको जैसे 2 कार्बन एटम ले लिया, एक कार्बन एटम को फिक्स करके दूसरे को कितनी फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे बात करेंगे कैसे रोटेट होते हैं, किस तरह से रोटेट होते हैं। तो अब जो आपके कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में किसकी कन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपकी इथेन की कन्फॉर्मेशन दी हुई है। इथेन की कन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, इथेन क्या होता है, 2 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो सपोज कीजिए कि मैंने क्या ले लिया, 2 कार्बन ले लिए। मैंने क्या कर लिया, 2 कार्बन ले लिए। ये मेरा पहला कार्बन है, ये ग्रीन वाला मेरा पहला कार्बन है और रेड वाला मेरा क्या दूसरा कार्बन है। 2 ही कार्बन से मिलकर बनाता है। अब इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन की बात करें मतलब कार्बन कार्बन सिंगल चैन की बात करें। अब हमें पता है कि जहां कार्बन कार्बन सिंगल चैन यानी इथेन आ जाए, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, उनके अंदर एक बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। और वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, पाई होता है, सिग्मा होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, इस तरह से कार्बन कार्बन, क्योंकि आप किसकी बात करूं, मैं इथेन की बात कर रही हूं, इथेन की बात कर रही हूं। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कार्बन कार्बन उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी सिग्मा बॉन्ड की वजह से आप क्या करते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, इजीली फ्रीली रोटेट कर सकते हो, इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये क्या ले लिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया। ये मान लीजिए व्हाइट कलर का बॉन्ड है और ये एक कार्बन है और एक कार्बन है। अब इस कार्बन को मैंने क्या किया, यहां से देखो, अभी क्या है इसकी पोजीशन, मैं आपकी साइड करती हूँ। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये दोनों मार्कर आपकी साइड है, हैंडल इसका आपकी साइड है। अब मैंने क्या किया, ये सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इस कार्बन को मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रीली रोटेट कर सकती हूँ। देखो कितना फ्रीली 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 फ्रीली, इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको रोटेट कर सकती हूँ। जितना फ्रीली हम इसको रोटेट कर पाए और जितना फ्रीली रोटेट करने की वजह से जितने इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, आप एक बार समझ लीजिए, स्ट्रक्चर बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कन्फॉर्मेशनल कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी जितनी डिफरेंट अरेंजमेंट हो पाएगी उसको हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशन कहते हैं, कन्फॉर्मर्स कहते हैं, या हम कहते हैं रोटेटर्स। ठीक है, या हम इसको कह देंगे, क्या कह देंगे, रोटेटर्स। ठीक है, रोटेमर्स कह सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं, कन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मर्स बोल देते हैं, या हम किसको, इसको क्या बोलते हैं, रोटोमर्स बोल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी बोल दीजिए। किसको बोलते हैं, जब हम इसके एक कार्बन को ऐसे रोटेट करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको फिर रोटेट करेंगे, एक डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंट अरेंजमेंट कह सकते हैं। एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी, ये कार्बन तो मैंने कहा यही है, अब इसको फिर रोटेट कर दिया, फिर डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी, फिर रोटेट कर दिया, फिर डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी। इस तरह से जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है इनको हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये कहता है इथेन के केस में कितने कन्फॉर्मेशन पॉसिबल, इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, इसकी इनफाइनाइट अरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब आप कितनी भी अरेंजमेंट इसकी क्या बना सकते हो, बहुत सारी अरेंजमेंट बना सकते हो। बट आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। जब आप कन्फॉर्मेशन बनाओगे तो इनके बीच की जो ये बॉन्ड लेंथ है ये भी चेंज नहीं होगी, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे 120 डिग्री का एंगल मैं आपको आगे 2 प्रोजेक्शन के अंदर शो करूंगी, तो एंगल चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, ये यहाँ पे आपके पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन आपको अच्छे से दिख रहे हैं, ये मार्कर का लाइन दिख रही है, ये वाली मार्कर की लाइन दिख रही है। मान लीजिए 2 कार्बन थे, तो अब इस कार्बन को मैंने क्या किया, फ्रीली रोटेट कर सकती हूँ, तो मैंने इस कार्बन को रोटेट कर दिया। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, एक अरेंजमेंट, थोड़ा और नीचे चला गया, दूसरी अरेंजमेंट, थोड़ा और नीचे चला गया, तीसरी अरेंजमेंट, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी अरेंजमेंट पॉसिबल है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनली 2 अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट की बात कर सकते हैं। उन 2 पॉसिबल अरेंजमेंट को हम 2 तरह की प्रोजेक्शन में, मतलब 2 तरह की प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली कौन सी होती है, साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, न्यूमन प्रोजेक्शन होती है। अब कैसी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, अब आपको पता है कि जो कार्बन कार्बन है वो किससे बना होता है, 2 कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसके साथ क्या लगे होते हैं, 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि एक तो बॉन्ड ही आता है। ये इथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि इथेन का। तो इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है, इसकी मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि जो पहला कार्बन है वो एग्जैक्ट दूसरे कार्बन के पीछे आ जाए। मतलब कि क्या, कि एक कार्बन है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, दोनों की हाइट, कलर सब कुछ सेम है,
तो मतलब नेम और शक्ल अलग है, दोनों कार्बन की दोनों स्टूडेंट की ऑलमोस्ट हाइट वगैरह सब सेम है। तो पहला कार्बन क्या दूसरे कार्बन को, पहला स्टूडेंट क्या दूसरे स्टूडेंट को बिल्कुल अपने पीछे छिपा सकते हैं? हाँ बिल्कुल छिपा सकते हैं, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं एक्लिप्स, मतलब कि जैसे हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं इस तरह से। तो मतलब वो क्या होता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में, मतलब कि वो एक कार्बन दूसरे कार्बन को, एक प्लेनेट दूसरे उसमें क्या होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पीछे छुपा लेता है, राइट। और एक पॉसिबल क्या मतलब अगर मैं आपको और थोड़ा इजी वे से समझाऊं कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी कैसी अरेंजमेंट हो सकती है, इसकी ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके अंदर या तो क्या हो मैक्सिमम गैप हो, क्या हो जाए मैक्सिमम गैप हो जाए, एक दूसरे जितनी दूर हो सकते हैं, जितनी दूर हो सकते हैं मैक्सिमम गैप हो जाए, जितने मैक्सिमम गैप भी नहीं होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, ताकि आप अच्छे समझ पाओगे। इनके अंदर क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, या क्या हो सकता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर मिनिमम डिस्टेंस हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर क्या हो मिनिमम डिस्टेंस हो। दो ही पॉसिबल है, दो ही केस पॉसिबल है ना। इसके अंदर एक्सट्रीम केस की बात करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि जो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन होते हैं इथेन के इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ दो केस की बात कर सकती हूँ। एक में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा दूर है, मतलब दोनों मैक्सिमम जितने दूर हो सकते हैं उतने दूर है। एक केस की मैं बात करती हूँ जब दोनों जितने पास हो सकते हैं उतने पास है, जब दोनों जितने पास हो सकते थे उतने पास है, एज पॉसिबल एज कैन, मतलब जितने पास हो सके उतने पास है, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स एक्लिप्स प्रोजेक्शन या एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और जितने दूर हो सके उतने दूर है उसको हम क्या बोलते हैं स्टैग्ड कॉन्फर्मेशन, स्टैग्ड कॉन्फर्मेशन। समझ में आया कि एक तो होती है एक्लिप्स, एक होती है स्टैग्ड। एक्लिप्स होती है एक दूसरे के पीछे बिल्कुल छुप जाना, मतलब जितना पास आ सकते उतने पास आ जाना, और एक हो सकता है जितना दूर हो सके दूर हो जाना। जैसे एक हाइड्रोजन है, अब इसमें क्या है एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे बिल्कुल इसको जो रेड मार्कर है वो ग्रीन को बिल्कुल छिपा लेगा कि आपको ग्रीन दिखे ना, और एक ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इसके सामने आ जाए, तो मतलब जितना दूर हो सकते उतना दूर आ जाए। तो एक केस में तो क्या है कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जितने पास आ सकते उतने पास आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्लिप्स। और ये क्या हो सकता है जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इतना क्लियर हुआ? तो ये यही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जो इथेन होता है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए क्या होता है इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इसलिए इसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है, डिफरेंट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं कन्फर्मेशन बोलते हैं। इसकी जो स्पेसिफिक कन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो वे से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसमें कहता है कि जो इथेन है उसके क्या इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला क्या एक्लिप्स कन्फर्मेशन और दूसरा क्या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन बहुत क्लोज आ सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक्लिप्स बोलते हैं। जब आपका जितना दूर जा सके उतना दूर चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। और इसके बीच की मैंने क्या बताया था कि इनके बीच में जितना ज्यादा दूर जा सके जितना ज्यादा पास आ सकते हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो उसको क्या बोलते हैं उन अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं। मतलब आपने दूर वाला बता दिया, मैम पास वाला बता दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए उनको क्या बोलते हैं स्क्यू अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं स्क्यू अरेंजमेंट या स्क्यू कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन, यानी कि ये जितने ज्यादा हो सके उतने ही ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल है इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है वही मैंने आपको बताया, देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। इनके अंदर क्या होगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था जो एक्लिप्स है या स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है, इनको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कौन से दो प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, साहॉर्स प्रोजेक्शन या फिर न्यूमन प्रोजेक्शन। मतलब अभी हमने दो तरह की अरेंजमेंट देखी, जब हाइड्रोजन बिल्कुल पास होंगे या हाइड्रोजन बहुत दूर होंगे, तो इनको दो तरह के प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, साहॉर्स प्रोजेक्शन या फिर न्यूमन प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है जो एक्लिप्स है उसमें क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को बिल्कुल दूर दिखा देंगे। तो एक्लिप्स में क्या हो गया जो हाइड्रोजन एटम है जो हाइड्रोजन एटम है जितने क्लोज आ सके उतने क्लोज, मतलब एक दूसरे को एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिल्कुल छिपा लेगा। तो इसमें क्या हुआ एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। सिमिलर ही इसके सामने कुछ ये कार्बन एटम कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम को छिपा लिया। और इसमें अरेंजमेंट जैसे हम वैसे क्या कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड लाइन है कैसे शो करते हैं ऐसे शो करते हैं, पर इसके अंदर जब आप एक्लिप्स की प्रोजेक्शन बनाओगे सी हॉर्स प्रोजेक्शन बताओगे तो आप सीसा नहीं झूलते झूला झूलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है हमारी, तो यहाँ पे हमारी क्या है ये थोड़ी सी टिल्टेड लाइन होगी। ये किसकी बात करें एक्लिप्स की। दूसरा कौन सा होगा स्टैगर्ड। स्टैगर्ड के अंदर क्या होगा जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जितना दूर हो सके उतने डिस्टेंस पे। तो जो नीचे वाली अरेंजमेंट है वो तो सेम रहेगी, क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि इसमें मैं किसको रोटेट कर रही हूँ, इस हाइड्रोजन को, किसको रोटेट कर रही हूँ, इस हाइड्रोजन को, इसको। रेड वाला तो मैंने फिक्स रखा था, ग्रीन को रोटेट कर रही थी, तो रेड वाला तो एज इट इज रख दिया मैंने, तो ग्रीन को मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हो सकता था उतना डिस्टेंस रखा। तो साउथ प्रोजेक्शन में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन में इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे सर्कल, जो 3 लाइन यहाँ पे मिल रही है वो तो क्या है, पहले वाला कार्बन, और जो सर्कल बना हुआ है जो डॉट से रिप्रेजेंट करे वो फर्स्ट कार्बन है, और जो सर्कल बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक कार्बन, इसके पीछे वाला कार्बन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कहते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन की अरेंजमेंट है, और जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो दिखते नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपको इस तरह से दिखाया है। ठीक है, और स्टैगर्ड में क्या होते हैं, क्योंकि एक्लिप्स में क्या होता है, एक दूसरे के पीछे आ जाता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन को छिपा लेता है, तो मतलब इसका जो है मैंने डॉटेड से दिखा दिया और आगे वाले कार्बन को मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। स्टैगर्ड में क्या होता है, बहुत दूर दूर है, तो पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बिल्कुल सामने हो जाएंगे, दूसरे का हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, समझ में आया, दूसरा हाइड्रोजन ये देखो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है। यहां तक समझ में आया, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंफर्मेशन इथेन की पॉसिबल होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने दो तरह की कंफर्मेशन पढ़ी, एक्लिप्स पढ़ी और स्टैगर्ड पढ़ी। देखो एक्लिप्स में क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है हाइड्रोजन एटम, और स्टैगर्ड में क्या है, बहुत ज्यादा पास है, तो स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। जिन स्टूडेंट ने, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर माइंड का यूज करोगे तो एक चीज यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी, रटने की देखने की जरूरत नहीं है, देखते काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया होगा। अब आप मेरे को बताओ, एक्लिप्स में क्या है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पास है, तो इसके अंदर क्या होगी, रिपल्शन होगी या नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन होगी। तो जिसके अंदर रिपल्शन होते हैं वो स्टेबल होते हैं या नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि उनमें रिपल्शन हो रही है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और स्टैगर्ड में क्या, हाइड्रोजन बिल्कुल दूर दूर है, तो दूर दूर है तो ऑब्वियस बात है स्टेबल है, तो ये कैसे रहेंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे, रिपल्शन नहीं होगी तो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है इथेन की, वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स के। मतलब यहां मैं कहूं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स, या एक्लिप्स इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है एक्लिप्स कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, जो एक्लिप्स है वो लेस स्टेबल होती है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, रिपल्शन, क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिलती है, रिपल्शन देखने को मिलती है, ड्यू टू रिपल्शन की वजह से ये जो कन्फर्मेशन होती है वो लेस स्टेबल होती है, और ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको रिपल्शन देखने को नहीं मिलती। तो होप आपको अच्छे से समझ आई होगी सारी बातें जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो स्क्रीनशॉट लो। स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में सबसे पहले बात करेंगे हैलोजिनेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी हैलोजिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी ऑक्सीडेशन, थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी क्रैकिंग मतलब ब्रेक होना, तोड़ना, फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी आपको आइसोमराइजेशन। ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है हैलोजिनेशन। तो हैलोजन में किस किस की बात करते हैं, कौन कौन से तरह के हैलोजन होते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 17, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तरह के आपके क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। तो इसमें हमने क्या कराना है, हैलोजिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैलोजिनेशन मतलब क्या करेगा कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे खुद क्या होगा, हैलोजन जुड़ जाएगा। जैसे कि CH4 है, वहां से उसको क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को तो निकाल देगा और खुद जाके उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे CH4 है, अगर मान लीजिए आपका क्या है, CH4 है, ठीक है, इसमें से क्या करेगा, CH3 बना देगा, इसको एक हाइड्रोजन मूव करेगा। जैसे सपोज करो क्लोरीन है, तो क्लोरीन खुद आगे यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कि एक एक हाइड्रोजन मूव होता रहेगा, एक एक क्लोरीन जुड़ता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन होगी, उसको देखते हैं पहले। तो अगर हैलोजन की बात करें तो कौन कौन से हैलोजन के साथ रिएक्शन हो सकती है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन के साथ। अब जो क्लोरीन है, पहले सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीनेशन बोलेंगे अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन मूव करके फ्लोरीन लगा रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग रिएक्शन होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोरीन को पहले डिल्यूट करना पड़ता है, फिर हम इसके बाद इसके साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। सेकंड आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन इजीली हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी रेज की प्रेजेंस में, क्लोरीन के साथ आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो। उसके बाद थर्ड बात करते हैं आयोडीन। थर्ड बात करते हैं आपके ब्रोमीन की। जो ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन हम अगर कराते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके, जैसे मैंने वहां पे आपका क्लोरीन लगाया था, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे ब्रोमीन लगाती हूँ तो वो कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, मतलब उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अगर मैं बात करूँ आयोडीनेशन की, मतलब आयोडीन लगा दूं मैं, तो आयोडीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इतना स्लो प्रोसेस है कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है,
आपका जो भी जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जब आपका HI बन जाता है, जब आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एक रिएक्शन बताऊंगी उसके अंदर आपका HI बन जाएगा। तो ये HI को क्या करता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कंज्यूम कर जाता है, वो खाता रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो इसलिए जो ये रिएक्शन है ये पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब अगर आप जैसे जैसे आप फॉरवर्ड रिएक्शन कराओगे साथ ही साथ रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को रिवर्स को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस HI को वो कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करने से जो आपकी रिएक्शन है वो रिवर्स में ना होकर फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती रहती है। तो समझ आया कैसे कैसे हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब वन बाय वन करके सारी हैलोजन रिएक्शन को पढ़ते हैं। हम सिर्फ इसमें पढ़ने वाले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते रहेंगे, एक एक क्लोरीन को बढ़ाते रहेंगे, लास्ट में आपका बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस करेगा हैलोजन एटम से। बताया क्लोरीनेशन में सनलाइट की यूवी रेज के प्रेजेंस में होती है, ब्रोमिनेशन स्लो होती है, हाइड्रोनेशन में क्या होती है, स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका HNO3 या HIO3 कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो। वो क्या करता रहता है, उसमें जैसे CH3I प्लस HI डाल दिया तो ये क्या प्रोडक्ट बन गया। मान लो मीथेन के साथ आपने क्या कराया, I2 की रिएक्शन कराई, ऐसे मीथेन के साथ हम Cl की रिएक्शन करवाएंगे, फिर Cl2 की, Cl3 की, Cl4 की, आगे अब रिएक्शन देखना आप। तो उसमें क्या कर दिया, अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3I तो बन ही जाएगा, जो कि अगर Cl हो तो CH3Cl बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, HI बनेगा। वहां पे क्या बनेगा, HCl बनेगा, आगे देखते हैं वो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HI बन गया। इस HI को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम करता रहेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स ना होकर क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। ठीक है। उसके बाद फ्लोरिनेशन की बात की थी, टू वॉलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कहता है, डाइल्यूट किया जाता है। इसको डाइल्यूट किस साथ किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ। मैंने आपको पानी बता दिया, पानी के साथ डाइल्यूट नहीं करते, क्योंकि पानी के साथ तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो किसके साथ डाइल्यूट किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन ऑफ हैलोजन। कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्केन का हैलोजन के साथ कैसा रहेगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा अल्केन के साथ और कौन सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख ही पा रहे हो, फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा किसमें, रिएक्शन करवाने में। उसके बाद किसका नाम आ जाएगा, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जैसे जैसे आपकी जिस सीरीज में आता है उसी तरह से इसकी रिएक्शन होती है। F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, मैक्सिमम रिएक्टिव, और आयोडीन क्या रहेगा, मिनिमम रिएक्शन शो करेगा। मतलब क्योंकि पहले बताया था कि वो स्लो रिएक्शन होती है, इवन रिवर्सिबल ही हो जाती है रिएक्शन, इसलिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन में क्लोरीन के साथ रिएक्शन। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। कौन सा हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब होगा क्या, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने क्या करना है, CH4 ले लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, CH4 ले लिया, उसके क्या करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते रहो। जैसे हमने क्या लिया, CH4 ले लिया, उसके क्या करो, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो। किसकी प्रेजेंस में होती है क्लोरीन में, सनलाइट या यूवी की रेज की। तो मैंने क्या किया, सनलाइट की प्लेस में इसकी रिएक्शन करवा दी, तो क्या एक हाइड्रोजन हट जाएगा। मैंने आपको बताया था एक हाइड्रोजन हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यही तो पढ़ा हमने, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह क्लोरो ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तो बच क्या गया आपका, यहाँ पे H बच गया और Cl, तो यहाँ पे क्या बचेगा, HCl बच जाएगा आपका। समझ आया। दूसरी बार क्या करेंगे हम, CH4 फिर वापस से मीथेन लेंगे, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन क्या करवा देंगे, सॉरी, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना ये वाला प्रोडक्ट CH3Cl प्लस Cl2, इसमें फिर से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। फिर से हीट करेंगे तो मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करके क्या एक क्लोरीन लग जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, CH एक हाइड्रोजन कम होगा तो 2 रहेगा, क्लोरीन एक था, एक क्लोरीन ऐड हो गया तो Cl2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। सिमिलरली अब फिर ये वाला लेंगे, Cl2 लेंगे, प्लस क्या करेंगे, इसकी फिर क्लोरीन से रिएक्शन, फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। फिर फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा, CHCl3 था प्लस HCl था, प्लस आपका Cl2। कोई गड़बड़ होगी क्या, नहीं ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे, हाइड्रोजन फिर से हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl4, क्योंकि यहाँ Cl3 थे, एक Cl बढ़ जाएगा, CCl4 हो जाएगा, प्लस आपका HCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी। तो देखो आपको लास्ट में क्या मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल गया। यही मैंने आपको कहा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। तो देखो रिएक्शन आपकी हो गई है, CH4Cl2, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन क्या गया, चला गया, बाहर चला गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, एक Cl आ गया। फिर वहां पे आपने ये कंपाउंड लिया,
फिर एक हाइड्रोजन हट गया, फिर एक कंपाउंड लिया, फिर एक हाइड्रोजन हट गया, और लास्ट में आपको क्या मिल गया, CCl4, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कैसे रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन, क्लोरीन। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो क्लोरीन है वो क्या करता है, उसकी जगह पे आके लग जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है इसके हाइड्रोजन के केस में, आपके फ्री रेडिकल के केस में भी आपकी रेट ऑफ रिप्लेसमेंट देखी गई है। फ्री रेडिकल के केस में यानी कि आपका जो टर्शियरी, इसमें रेडिकल्स बनेंगे, टर्शियरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल। इसमें जो टर्शियरी रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप बोलोगे कि मैम प्राइमरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल तो हमें पता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम रेडिकल, अनपेड इलेक्ट्रॉन हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं, और उस अनपेड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोई भी वो भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ताकि उनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो क्या करे, बॉन्ड बना दे। फ्री रेडिकल तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। अब टर्शियरी प्राइमरी का रेडिकल का क्या मतलब है, देखो प्राइमरी रेडिकल का मतलब होता है एक कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप लगाना, एक मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसको हम प्राइमरी रेडिकल बोलते हैं। अगर एक कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप लगे, मतलब दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेडिकल बोल देते हैं। एक कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी रेडिकल बोल देते हैं। समझ में आई बात। तो अब यहाँ से आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये अब बात करते हैं, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। उसके बाद बात करते हैं। देखो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन कैसे रहता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। देखो ये क्या है, मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका CH3 यानी कि CH3, यहाँ पे CH3 के पास क्या है, एक रेडिकल है, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूख है कि जल्दी जल्दी कोई आ जाए और इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और अपना क्या बना दे, डबल बॉन्ड बना दे। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी रेडिकल के पास क्या है, मैंने बताया था एक CH3 लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी रेडिकल यानी कि दो CH3 लगे हुए हैं, और टर्शियरी रेडिकल क्या होता है, तीन CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो टर्शियरी रेडिकल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री रेडिकल है। और आपने क्या देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो प्लस आई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे होंगे, जब सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे। जो सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भूखे रहेंगे कि फटाफट आओ मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये इसलिए जो टर्शियरी रेडिकल होता है इसके पास तीन मिथाइल ग्रुप है, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है, टर्शियरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वही बोला हुआ है, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज हाईएस्ट फॉर टर्शियरी अल्केन। टर्शियरी अल्केन में क्या होता है, ये जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होती है वो हाई होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, क्योंकि ये क्या करते हैं, मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट बना सकते हैं। समझ में आया कि जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा ये स्टेबल होंगे। इस तरह से याद रख सकते हो कि जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप आपके कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा ये स्टेबल होंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन के साथ सबसे ज्यादा कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तीन। तो टर्शियरी में कितने प्रेजेंट है, तीन। तो जितने ज्यादा मैंने क्या बोला, मिथाइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा अल्काइल ग्रुप, यानी कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसलिए आपका टर्शियरी रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। ये वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, पर कुछ स्टूडेंट ने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, यहाँ से देख रहे हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, टर्शियरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है। इतना सा आप याद रखिए, बाकी आपको हम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब ये तो हो गया हाइड्रोजनेशन, हमने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजनेशन में कैसे हाइड्रोजन रिमूव करके हैलोजन और रिप्लेस हो जाएगा। फिर हमने रेडिकल्स के फॉर्म में भी इसको डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन में क्या करोगे कि आपने अल्केन है उसको हीट करने, किसकी प्रेजेंस में हीट करोगे, एयर की प्रेजेंस में। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। या फिर मैं कहूँ कि जब हम अल्केन को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डाइऑक्सीजन यानी O2 की प्रेजेंस में, या फिर हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। हमें बेसिकली क्या मिल जाता है, आपको इसके अंदर क्या रखना है, जो चीज याद रखनी है ना, रिएक्शन को रखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब पता है, डाइऑक्सीजन पता है क्या बना है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है, सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है। जो लाइन मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी आप अल्केन को हीट करते हो, गर्म करते हो, अल्केन को हीट करते हो, किसके प्रेजेंस में हीट करते हो, एयर या डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी O2 की प्रेजेंस में। जब आप इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहीं से आपको याद रखना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका CO2
प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट आपका बनता है CO2 और H2O, क्या बनेगा, पानी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्या प्रोडक्ट बोला मैंने, CO2 प्लस H2O बन जाएगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। अगर आप ये चीज याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिएक्शन रखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, क्योंकि जैसे अगर आप क्या करो, मिथाइल ले लो, मीथेन ले लो, क्योंकि अल्केन की बात कर रहे हैं ना, तो आपने मीथेन ले लिया, इथेन ले लिया, कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने मीथेन ले लिया, उसकी क्या करी, O2 के साथ रिएक्शन करवा दी। तो यही तो किया मैंने, अल्केन की रिएक्शन करवाने के साथ एयर ऑक्सीजन के साथ, डाइऑक्सीजन के साथ, तो मैंने मीथेन ले लिया, मीथेन की रिएक्शन करवा दी O2 के साथ, तो मेरा बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस वाटर बन गया। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता ही है। और कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देखो रिलीज होगी, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। फर्स्ट रिएक्शन समझ आई। अब आपका क्या कहता है, अगर ये तो क्या कंप्लीट रिएक्शन होगी, अगर आपकी क्या इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है, जो कम्बिनेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, तो उसके अंदर क्या बनता है, आपका ब्लैक कलर का कार्बन बन जाता है, जिसको आप यूज करते हो इंक के तौर पे। जैसे पहले इंक वाले पेन आते हैं ना, अभी तो पता नहीं आपको ध्यान है नहीं, पहले कैसे पेन आते हैं जिसके अंदर इंक डलती थी, मतलब ऊपर से इंक की बोतल आती थी, उस पेन के अंदर इंक डाल देती तो वो काम करता था। या आपके प्रिंटर्स आते हैं जो इंक डलती है उसके अंदर, वो उस तरह की ब्लैक कार्बन बच जाता है, जो इस तरह की इंक्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करती हूँ, जब आपका इनकम्प्लीट कंबेशन होता है, इनकम्प्लीट कंबेशन कब होगा, क्योंकि आप रिएक्शन करवा रहे थे, अल्केन को हीट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन। अब आपके पास क्या है, जैसे आप इस रिएक्शन को हीट करा रहे थे, आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी, इनसफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन, मतलब या क्या हो गया आपके साथ, जो मान लो मुझे 10 किलो जूल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, अब मेरे पास क्या रह गया, 5 किलो जूल रह गया, या मेरे पास 8 किलो जूल ऑक्सीजन रह गया, खत्म हो गया, उसके बाद मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, नहीं कंप्लीट होगी, क्योंकि उसको तो पूरा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे केसेस में जब आपकी रिएक्शन क्या होती है, इनकम्प्लीट रह जाती है, तो इसमें ब्लैक कलर का कार्बन बनता है, जिसका यूज किया जाता है, किसके यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर, वही मैंने आपको बताया, उसके अंदर यूज किया जाता है। समझ में आ गई रिएक्शन, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब आपके पास जो डाइऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाए तो आपकी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी, उसको इनकम्प्लीट कंबाइनेशन बोले जाएंगे। जो इनकम्प्लीट कंबाइनेशन होगा उसके अंदर ब्लैक कलर का कार्बन बनेगा, उस कार्बन का यूज आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाएगा, क्या, इंक, प्रिंटर इंक, या फिर आपका ब्लैक पिगमेंट्स और फिल्टर यूज करने के लिए। जैसे हमने क्या किया, CH4 रिएक्शन वही होगी, CH4 ले लिया, O2 ले लिया, यहाँ पे क्या रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, जब कंप्लीट होती है तो CO2 बन रहा था, अब क्या रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो आपका क्या बन गया, ब्लैक कलर का कार्बन बन जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ब्लैक कलर का कार्बन बन जाएगा, और साथ में क्या H2 तो बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का कार्बन बन जाएगा। सेकंड समझ आया केस। थर्ड केस क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन के अंदर, कि हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन उसको सप्लाई करते रहे। पहले तो क्या कि हमने कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, जैसे 10 किलो जूल चाहिए था, 10 किलो जूल सप्लाई कर दी तो CO2 H2 बन गया। जब 10 किलो जूल चाहिए था, कम रह गई, 8 किलो जूल सप्लाई किया तो हमारे पास ब्लैक कलर का कार्बन बन गया। अब आपको क्या है, ठीक है उसको 10 किलो जूल चाहिए थी, पर आपने क्या कुछ कंडीशन लगा दी, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, और अब कंटिन्यूअसली उसको ऑक्सीजन देते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली उसको ऑक्सीजन करते जा रहे हो, इस रिएक्शन को देते जा रहे हो। तब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, पहले तो ये बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो क्या कहता है, अल्केन ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ O2 या एयर एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड। कहता अगर आप क्या करते हो, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं, तो डाइऑक्सीजन या एयर, या फिर मैं कहूँ एयर की कंटिन्यूअस सप्लाई करोगे, मैंने कंडीशन बताई थी आपको किस पे, हाई प्रेशर पे, और कोई ना कोई कैटलिस्ट डाल दोगे। बेसिकली देखो कैटलिस्ट का काम कुछ भी नहीं होता, बस रिएक्शन को फास्ट करने का काम होता है। तो आपको क्या मिलेंगे, कुछ कंपाउंड्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, जिसको फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, या फिर एसिड मिल जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। तो आपने जैसे क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, जैसे अब देखो कंडीशन ही चेंज करेंगे, अलग कंपाउंड बन जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों रिएक्शन सिमिलर है, CH4 और O2, CH4 O2, मतलब मीथेन की क्या रिएक्शन करोगी, O2 के साथ रिएक्शन करोगी। अब इसने क्या किया, कॉपर कैटालिस्ट ले लिया, टेम्परेचर देखो कितने 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया, तो क्या बन गया आपका CH3OH, अल्कोहल ग्रुप बन गया। सिमिलर रिएक्शन है, बस हमने क्या कर दिया, MnO2 कैटलिस्ट चेंज कर दिया और प्रेशर इतने ज्यादा हाई रखा, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड प्लस H2O बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड। ऊपर क्या बना था, यहाँ पे क्या बना हमारे पास, यहाँ बना हमारे पास अल्कोहल, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड, और यहाँ पे हमारे पास, अब हमने क्या कर दिया, फिर कैटलिस्ट चेंज कर दिया, अपर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कौन सा ग्रुप ले लिया, इथाइल ग्रुप। ठीक है, जब इथाइल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड।
तो ये कौन सा एसिड है? बहुत बच्चों को नाम भी पता होगा, अगर नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम नहीं पता तो मैं बताती हूँ। वीक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड। कौन सा होता है? एसिडिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये कैसी रिएक्शन होती है? कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये आपकी बुक में भी ना दिया हो पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको इसी स्टेप में आपको लर्न करना है। 3 स्टेप में लर्न करना है कि जितनी रिक्वायरमेंट दी उतनी ऑक्सीजन दी, अगर ऑक्सीजन कम रह गई या ऑक्सीजन हम ज्यादा देते रहे, यानी कंट्रोल ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होती है क्योंकि हम कैटलिस्ट वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर, जो रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ थी आपके ऑक्सीडेशन की बात। अब मैं बात करती हूँ क्रैकिंग। थर्ड मैंने क्या कहा था? क्रैकिंग, या फिर क्या, या फिर इसको पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के अंदर क्या होता है? क्रैकिंग के अंदर क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है। इसके अंदर जब अल्केन का ब्रेक हो जाएगा, अल्केन क्या अगर टूट जाएगा, इसमें क्या करना है? आपने हाई टेम्परेचर रखना है और एयर की क्या होनी चाहिए? एब्सेंस। तो क्या कह रहा है? एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द अल्केन ब्रेक अपार्ट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल कहता है जो अल्केन है इसमें क्या होता है? कोई भी अल्केन ले लिया आपने, चाहे ब्यूटेन ले लो, चाहे प्रोपेन ले लो, चाहे इथेन ले लो, कुछ भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोपेन ले लिया। जब आप प्रोपेन को क्या करोगे? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया आपने। टेम्परेचर हाई करने से अल्केन क्या ब्रेक हो जाएगा। तो अल्केन किसमें ब्रेक हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे क्या था? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है कितने कार्बन? जैसे यहाँ पे इसने प्रोपेन का एग्जाम्पल ले रखा है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे आपको कार्बन कितने नजर आ रहे? 3। तो क्या था? प्रोपेन। प्रोपेन था, तो ये क्या करेगा? 2 तरह से टूट सकता है। कितना टेम्परेचर? बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो प्रोपेन कैसे टूट जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2 निकल जाएगा, या फिर ये H2 क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो CH2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? मीथेन CH4 बन जाएगा। इस तरह से 2 तरह से ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा प्लस CH4 बन जाएगा, या यहाँ पे प्रोपीन बन जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा। कुछ भी आप बना सकते हो इसके अंदर, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये होती है आपकी क्रैकिंग और पायरोलिसिस। क्रैकिंग या पायरोलिसिस में बस ध्यान, क्रैकिंग से याद रख लेना, मतलब टूट जाएगा। अल्केन कब टूटेगा? जब टेम्परेचर हाई कर दोगे, तो जो प्रोपेन है वो क्या हो जाएगा? आपके ब्रेक हो जाएगा, ब्यूटेन वगैरह आगे ब्रेक हो जाएंगे। आइसोमेरिजाइजेशन तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आइसोमेरिज्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कितने 2 तरह के स्ट्रक्चरल स्टीरियो सारा पढ़ के गए हम पहले। तो वैसे बताया तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी आइसोमेरिज्म ले लिया, मतलब कार्बन की स्टेट चेन लोगे, वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली आपका क्या होता है? देखो अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हैलाइड और HCl, इसमें क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू ब्रांच आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? ब्रांच आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि एन-ब्यूटेन ले लिया कहता हमने, एन-ब्यूटेन क्या होगा आपका? CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका एन-ब्यूटेन है। ये क्या हो जाएगा आपको? इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 या फिर HCl की प्रेजेंस में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ब्रांच? 1 2 3, एक कार्बन क्या लगा दो यहाँ इसके सिर के ऊपर, यहाँ पे CH3, तो इसके H आप बैलेंस कर ही सकते हो। ठीक है, H तो आप बैलेंस कर ही लोगे। तो ये क्या बन गया आपका? ब्रांच आइसोब्यूटेन, मतलब ब्रांच बन गया। एक ब्रांच है तो आइसो बोलेंगे, 2 ब्रांच बन जाती है तो न्यू बोल देते, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन बन जाता है। समझ में आई? अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम यूजेस ऑफ अल्केन देखते हैं और अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारा किसके बारे में पढ़ा? अल्केन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अल्काइंस के बारे में। तो अल्केन सारा फिनिश हो गया, यूजेस बता देती हूँ इसके, फिर हम पढ़ेंगे अल्कीन। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे की।